हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वैक्यूम प्रोसेस में क्यों यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा और कौन से इक्विपमेंट से आप वैक्यूम जनरेट कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम प्रोसेस में ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, but that's not the end of the definition of boiling point. Important thing to note here is the pressure dependency. Now definition is boiling point of liquid is the temperature at which liquid begins to boil at the given pressure. At boiling point, the vapor pressure of the fluid is equal to the atmospheric pressure. In vacuum condition, the atmospheric pressure is reduced and thus we observe a decrease in boiling point. That is the reason vacuum यूज़ इन प्रोसेस। तो क्या है कि जब वैक्यूम रहता है तो जो कोई भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। तो हमको क्या है कि कम टेम्परेचर में वो जो कोई भी लिक्विड है वो बॉइलिंग होना चालू हो जाएगा। ये डिपेंड रहता है उसके प्रेशर पे। तो वैक्यूम में क्या है कि प्रेशर से बिलो प्रेशर होता है, तो वैक्यूम में ये बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है और लिक्विड को आप कोई भी कम टेम्परेचर में भी आप बॉइलिंग कर सकते हो। जो उसका रियल बॉइलिंग पॉइंट रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके कम टेम्परेचर में आप उसको बॉइलिंग कर सकते हो। जैसे कि अपना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बट इन वैक्यूम वाटर कम टेम्परेचर मतलब कि 15-20 डिग्री पे भी बॉइलिंग होना चालू हो सकता है। तो ये है वैक्यूम यूज़ होता है। अभी वैक्यूम कौन कौन सी प्रोसेस में यूज़ होता है देखते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन। Vacuum distillation separate mixture component use low or high pressure. During this process, when the boiling point is low, chemical get separate from high boiling point compound mixture. और एडवांटेज इज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें कॉस्ट बहुत कम रहता है। रिड्यूस अनडिजायर्ड साइड रिएक्शन। दूसरा है कि वैक्यूम ड्राइंग इज द प्रोसेस डेट रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम वेट सॉलिड बाय एक्सपोजिंग द मिक्सर टू वैक्यूम। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन व्हेन कंपेयर टू द हीट ड्राइंग। अगर क्या है कि आपको कोई मॉइस्चर निकालना है तो हीटिंग करना पड़ता है, लेकिन वैक्यूम में भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। सॉल्वेंट रिकवरी, केमिकल में इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट यूज़ होते हैं जो अपने लिक्विड से मिक्सचर होते हैं। तो वैक्यूम वेपराइज की मदद से आप सॉल्वेंट रिकवरी कर सकते हो। तो जो आपका सॉल्वेंट वापस रिकवर होगा तो कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी रिड्यूस होगा। दूसरा है कि वैक्यूम कन्वेइंग सिस्टम। वैक्यूम का यूज़ पाउडर सक करने के लिए, रिएक्टर में आपको कुछ पाउडर चार्ज करना है, लिक्विड चार्ज करना है, तो उसके लिए भी आप वैक्यूम यूज़ होता है। जिसको पाउडर चार्ज करने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं पाउडर ट्रांसफ़र सिस्टम। तो उसमें भी वैक्यूम ही होता है जो पाउडर अपने को सक करने में हेल्प करता है। अभी ये जो सिस्टम है उसके लिए वैक्यूम जनरेट करने के लिए अलग अलग टाइप के वैक्यूम सिस्टम अवेलेबल है। जैसे कि पहला सिस्टम है वैक्यूम जनरेट करने के लिए, वो है इजेक्टर सिस्टम। इजेक्टर काफ़ी अलग अलग टाइप के आते हैं। उसमें सिंगल स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 1 वाटर जेट एंड 2 स्टीम जेट, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरा है वैक्यूम पंप से भी वैक्यूम जनरेट होता है। वाटरिंग वैक्यूम पंप, ऑयल ड्रिंक वैक्यूम पंप, ड्राई वैक्यूम पंप है। और क्या है कि वाटरिंग वैक्यूम पंप के साथ इजेक्टर का भी कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे अलग अलग वैक्यूम जनरेट करने के लिए सिस्टम रहता है। इजेक्टर भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो आप आगे देखेंगे इसी वीडियो में। वैक्यूम इंजेक्टर के कंपोनेंट इधर दिखाया हुआ है। उसमें प्रोसेस फ्लूइड इनलेट रहता है, मोटिव फ्लूइड रहता है, नोजल रहता है, कन्वर्जिंग इनलेट, डिफ्यूज़र थ्रोट, ऐसा अलग अलग रहता है। जो आप देख सकते हो कि प्रोसेस वेसल से जो कुछ भी वैक्यूम जनरेट करना है तो उसके साथ पाइपिंग रहता है और उसके साथ स्टीम जेट इजेक्टर रहता है। तो उसकी मदद से क्या होता है कि वैक्यूम जनरेट होता है प्रोसेस वेसल में। इधर आपने स्टीम जेट वैक्यूम इंजेक्टर दिखा है। जो अभी आप देख रहे हो पिक्चर में, वो सिंगल स्टीम वाला है, सिंगल स्टेज बोल सकते हैं।
इसमें क्या है कि स्टेज के हिसाब से अलग अलग वैक्यूम जनरेट होता है, उसका डिज़ाइन किया रहता है। तो आपको अपने वैक्यूम कितना वैक्यूम चाहिए उसके हिसाब से आपको स्टीम जेट इजेक्टर डिज़ाइन करवाना पड़ता है। या तो स्टेज के वाइज आपको स्टीम जेट इजेक्टर परचेस करना रहता है। और स्टीम जेट इजेक्टर में मेनली 6 सेक्शन रहते हैं। एक तो है मोटिव चेस्ट, दिस इज द चैम्बर थ्रू विच मोटिव फ्लूइड एंटर द मोटिव नोजल. Motive nozzle, this is the nozzle of the vacuum ejector system that create a venturi effect and develop low pressure region at its outlet. Suction chamber, the suction chamber जो है जो around which low pressure zone is developed. Converging inlet, this is the portion of equipment after the suction chamber where motive fluid and main fluid process fluid got mixed. Diffuser zone, so diffuser, this is a section of ejector is after conveying inlet having a constant diameter. Shock wave are produced here which suddenly develop the temperature and pressure of the entire motive fluid and process fluid mix. Diverting inlet or diffuser, this is the place of vacuum ejector where velocity is converted to pressure. This is the main principle, velocity convert to pressure. इजेक्टर में यही होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मैंने आगे बताया कि स्टीम इजेक्टर काफ़ी अलग अलग स्टेज में आते हैं। तो ये मैंने 4 स्टेज इजेक्टर का स्टेज बाय वैक्यूम देखा है कि पहला जो स्टेज रहता है जेड स्टेज, तो उसमें क्या है कि 240 टोर मतलब कि 520 mm तक वैक्यूम मिलता है। दूसरा स्टेज रहता है वाई स्टेज, उसमें आपको 80 टोर मतलब कि 680 mm जितना वैक्यूम मिलेगा। थर्ड स्टेज है एक्स स्टेज, उसमें आपको 750 mm मिलेगा। और फोर्थ स्टेज इज डब्ल्यू स्टेज, इसमें आपको 759 mm वैक्यूम मिलता है। वाटरिंग वैक्यूम पम्प में आपको मैक्सिमम 710 mm वैक्यूम अचीव होता है। तो अगर आपको ज़्यादा वैक्यूम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो वाटरिंग वैक्यूम पम्प भी यूज़ कर सकते हो। और आपको थोड़ा और वैक्यूम चाहिए तो उसके लिए आप कोई भी स्टेज का मतलब कि 10 टोर का इजेक्टर डाल के बूस्ट कर सकते हो वैक्यूम को। ये आप देख सक रहे हो कि 4 स्टेज इजेक्टर सिस्टम है। तो इसमें 4 इजेक्टर रहेगा, इजेक्टर का डिज़ाइन रहेगा। तो उसमें स्टेज वाइज मैंने आपको दिखा है W, X, Y, Z, तो उसके हिसाब से ये वैक्यूम जनरेट होता है। उसमें क्या है कि कंडेंसर भी बीच में रहता है। जो कंडेंसर है जो कंडेंस होता है उस जो कुछ भी वेपर अपने वैक्यूम के दरमियान आ जाता है उसको कंडेंस करता है, मतलब कि कोई भी सॉल्वेंट है कोई भी गैस है वो जो कुछ भी खींच के आ जाता है उसको कंडेंस करता है और उसको बाद में ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए कंडेंसर स्टीम जेट इजेक्टर में होता है। और दूसरा क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वैक्यूम नहीं जनरेट होगा, इसलिए भी कंडेंसर रहता है। दूसरा है कि वाटरिंग वैक्यूम सिस्टम, आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में वाटरिंग वैक्यूम पंप दिखाया है। उसमें आप कोई भी वेसल का पॉइंट है उसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि गैस आउटलेट हो जाएगा। उसमें आप इजेक्टर में कनेक्ट कर सकते हो को जिसमें आपको वैक्यूम जनरेट करना है। तो उसमें क्या है कि वाटरिंग वैक्यूम पंप भी वैक्यूम जनरेट करेगा 710 mm तक। और उसमें आपको अगर 730 तक चाहिए या तो 740 750 वैक्यूम का रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप पर बूस्टर इजेक्टर लगा सकते हो। तो उसकी मदद से आप ज़्यादा और वैक्यूम जनरेट कर सकते हो। स्टीम इजेक्टर का कॉस्ट बहुत कम आता है क्योंकि उसमें ओनली स्टीम का यूज़ होता है। ये सब में वाटरिंग वैक्यूम पंप में मोटर का भी रोल रहेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। आप देख सकते हो ये एक सिस्टम है, उसमें वाटरिंग वैक्यूम पंप भी है और इजेक्टर भी लगाया हुआ है। उसका स्टेज है एक्स इजेक्टर। तो आपने आगे देखा कि एक्स स्टेज में कितना वैक्यूम जनरेट होता है, तो उसके हिसाब से 710 तो वैक्यूम पंप से मिल जाएगा और बाकी का एक्स स्टेज इजेक्टर आपको वैक्यूम जनरेट करके देगा। इसमें आप देख सकते हो कि कंडेंसर है, कंडेंसर के ऊपर इजेक्टर लगा हुआ और नीचे वैक्यूम पंप लगाया है, वाटरिंग वैक्यूम पंप।
कंडेंसर में कूलिंग टावर का वाटर इन आउट रहता है। वाटरिंग वैक्यूम पंप में वाटर जो इनलेट करना रहता पाता है, जिसकी मतलब जिसका रिंग बनता है वाटरिंग वैक्यूम पंप में, वो भी आपको प्रोविज़न करना पड़ता है, और जो कुछ भी ओवरफ्लो होगा वो वैक्यूम पंप की दूसरी नोजल से आउट हो जाएगा। आपने जो देखा वही सिस्टम मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ कि ये आप वाटरिंग वैक्यूम पंप है। तो मैंने बोला कि आउटलेट होगा तो ओवरफ्लो होके ये नोज़ल में चला जाएगा। और सामने आप देख रहे हो कि एक पॉट है, पॉट के बाद वैक्यूम है। तो अब वैक्यूम जैसे ही जनरेट होगा तो वो पहले पॉट में अचीव होगा, और पॉट के आगे आपने वाल्व खोला होगा तो वो जो इक्विपमेंट से वैक्यूम जनरेट करना है वहाँ से वैक्यूम जनरेट करना चालू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।